सो हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ पंकज कुमार। और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रोड मैप। ठीक है, ये कोई नॉर्मल रोड मैप नहीं है, ये 2026 का सबसे मेरे हिसाब से बेस्ट वर्जन रोड मैप है। ठीक है, क्योंकि इस रोड मैप में सभी चीज़ मतलब कि एवरीथिंग इज अ कवर। ठीक है, बिकॉज अगर आप मान लो कि अगर आप फ्रंट एंड में जाना चाहते हो तो आप फ्रंट एंड में भी जा सकते हो, बैक एंड में जाना चाहते हो बैक एंड में जा सकते हो, एआई में जाना चाहते हो एआई में भी जा सकते हो, एंड उसके बाद डिवॉर्स में जाना चाहते हो डिवॉर्स में भी जा सकते हो। तो एवरीथिंग कवर इन दिस वन रोड मैप वीडियो। ओके, तो बस आराम से आप सुनिए, मैं बस बोलता जा रहा हूँ, आप लोग आराम से सुनिए क्या करना है, कैसे सीखना है और क्या क्या आपको सीखना है। बाकी आप इतना ये अगर वीडियो देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अब कहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एवरीथिंग कवर इन दिस रोड मैप। ठीक है, ओके। तो इट वीडियो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये हमारा है मॉर्न स्टैक का रोड मैप। ठीक है, आप लोग देख सकते हो ये चार्ट मैंने खुद बनाया है अपने दिमाग से कुछ सोच करके, कुछ इधर से तो नहीं है, पूरा अपने से मैंने ये पूरा जो भी जितने भी आर्किटेक्चर हैं यहाँ पर देख सकते हो, टोटल ये मैंने खुद डिजाइन किया है, मैंने खुद से बनाया अपने दिमाग से। कोई भी एआई मैंने इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया हुआ है कि कौन सा बेस्ट है कौन सा बेस्ट नहीं है। ये मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट रोड मैप है इन 2026, क्योंकि बैकएंड है प्लस में एडवांस बैकएंड भी है, सब चीज़ इसके अंदर कवर है इस वन वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा बेसिक जो कि फंडामेंटल होता है। आप अगर आप समझ जानते हो तो हमारा होता है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल होता है, बेसिक होता है। ये आपको 100% सीखना ही सीखना है। अगर आप ये नहीं सीखते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आप आगे जा सकते हो, क्योंकि इसके बिना आप आगे नहीं जा सकते। ठीक है, आप HTML CSS में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, बट जीएस में आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बिना जीएस का आप आगे फ्रंट एंड डेवलपर, एडवांस बैकएंड डेवलपर कोई भी आप जाना चाहते हो आप नहीं कर सकते हो। तो इसको थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो, लेकिन इस जीएस को आप लोग स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, बट मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप डायरेक्ट जीएस पे जंप कर जाओ। मैं बोलूँगा कि आप एचटीएमएल पहले सीखो, देन एचटीएमएल के अंदर में आप सीखो ब्राउजिंग कैसे काम करता है, कैसे ब्राउज़र कैसे काम करते हैं। जब आप एचटीएमएल का पेज जब सीखोगे तो वहाँ पर जब रन करोगे, तो आपका जितने भी आउटपुट होता है वो आपका एक ब्राउज़र पर रन होता है। तो ब्राउज़र पे कैसे रन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर skeledo.com है, वहाँ पर HTML और वहाँ पर कुछ पोर्ट नंबर होते हैं, वो सब क्या होता है, वो सब आप एक ब्राउज़र की चीज़ आता है। तो उसमें आपको ब्राउज़र की थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, कैसे इंटरनेट वर्क करता है, आपने जो HTML में कोड लिखा है वो कैसे वर्क किया, क्यों वर्क किया। ठीक है, तो आप ये सीखो, एचटीएमएल सीखो, फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग सीखो। अब एचटीएमएल सीखोगे तो ये एक स्ट्रक्चर है, मतलब कि सिर्फ़ आपको एक ढाँचा बना के देगा, आपको ये डिज़ाइनिंग इसमें करने की मतलब कि उसमें नहीं होता है। ठीक है? तो सिर्फ़ स्ट्रक्चर बनाओगे एचटीएमएल में, और जब आपको डिज़ाइनिंग की बारी आएगी, एचटीएमएल के बाद आप सीखोगे उसको हम लोग बोलते हैं सीएसएस। ठीक है? ये होता है कैस्केडिंग स्टाइल सेट। इसमें क्या होता है कि खूबसूरती होता है, आप अच्छे रिस्पॉन्सिवनेस बना सकते हो एक मोबाइल डिवाइस के लिए। जैसे कि एक दिखाता हूँ, ये रहा आपका मटेरियल यूआई का एप्लीकेशन। ठीक है? अब यहाँ पे देखो, ये जितने भी यहाँ पर टेक्स्ट लिखे हुए हैं ये आपका एचटीएमएल में लिखा हुआ है, लेकिन जितने भी ये कलर चेंज है आप राइट साइड में देख सकते हो कितना कूल ये डिजाइन है। ये देखो, ये मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी आपको ये डिजाइनिंग दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, ये सब एचटीएमएल सीएसएस के थ्रू ही बनता है। ठीक है, ये टेक्स्ट है जो कि एचटीएमएल में लिखोगे, ये जो डिजाइनिंग है कलरफुल है, ये आपका सीएसएस से आता है। तो इसलिए ये एचटीएमएल सीएसएस होता है। के बाद आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है, एक मशीन है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कि मान लो ये बटन है, अब इस जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर जावास्क्रिप्ट वर्क करेगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या करेगा कि आपका वर्क करेगा। तो एक मशीन है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने कार बना लिया। अब कार बना लिया तो उसके अंदर आपको स्ट्रक्चर भी बना लिए, डिजाइनिंग भी काम कर लिए। अब उसके अंदर बारी है मशीन डालने की। मशीन क्यों डालोगे, ताकि वो कार मार्केट में चल सके, रोड पे चल सके। उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट आपको सीखना ही पड़ेगा 100%। ठीक है, ये है आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये आपका बेसिक जो होता है, फंडामेंटल होता है, ये आपको 100% सीखना ही सीखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिप्लॉयमेंट भी सीखना है। यहाँ पर क्या करोगे कि जब HTML CSS से कोई भी छोटा मोटा प्रैक्टिस करोगे, प्रोजेक्ट बनाओगे,
उस प्रोजेक्ट को जब बना लोगे तो उसको आप क्या करोगे कि उसको डिप्लॉय करोगे। डिप्लॉय इसलिए करोगे ताकि वो प्रोजेक्ट आप किसी और को दिखा सको। मान लीजिए कि आपको क्लास में दिखाना है, किसी टीचर को दिखाना है, किसी मार्केट में दिखाना है, किसी क्लाइंट को दिखाना है, किसी को शो ऑफ करना है। तो आप डायरेक्ट अपना लैपटॉप तो नहीं उस इंसान को जाकर दे दोगे, ये लो ओपन करो और ये मेरा एप्लीकेशन देखो कैसा बना हुआ है। ऐसा तो नहीं करोगे। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने एप्लीकेशन बनाया हुआ है। यहाँ पर देखो ये इंटरनेट के ऊपर काम कर रहा है। ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है? इसको मैंने डिप्लॉय किया हुआ है ताकि 10 लोग देख सकते हैं, 1000 लोग देख सकते हैं, कंपनी देख सकते हैं, कोई भी इसे देख सकता है। तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। आपको डिप्लॉयमेंट आना ज़रूरी है 100%। इसका बिना भी आपको कुछ नहीं होने वाला लाइफ में, ठीक है? उसके बाद आता है गिटहब का नॉलेज। गिटहब का नॉलेज क्यों आता है? अब गिटहब के अंदर में आपको कमांड को सीखना होता है। आप ये गिटहब क्यों सीखते हो? ठीक है? गिटहब क्या है वो आप लोग देख लीजिएगा। ये एक बेसिकली मैक ओपन सोर्स है, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है कि अपने कोड को अपलोड करते हो, पुश करते हो। आपने जितने भी कोड ये लिखा हुआ है अपने वीएस कोड में, जितने भी कोड आपका फ़ाइल में है, ये पूरे कोड आपको इस गिटहब के अंदर में डालना होता है ताकि कोई भी इसे देख सकता है। या कंपनी में काम करते हो तो गिटहब वहाँ पर 100% यूज़ होता ही होता है। आपको गिटहब का भी नॉलेज आना चाहिए। अब गिटहब में बहुत सारी चीज़ है जैसे कि ओपन सोर्स हो गया, आप वहाँ पर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो के लिए आपको गिटहब बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आप कर सकते हो। बट मेनली आप यूज़ करोगे कि अपने कोड को सेफ़ली इसके अंदर स्टोर कर सको, क्योंकि हर बार आप फाइल में नहीं रखोगे। अगर मान लो कि आपको कोड को किसी और दिखाना है, मान लो कि अपने कंपनी को दिखाना है, किसी एचआर को आपको कोड दिखाना है, किसी भैया को दिखाना है, किसी सीनियर को दिखाना है, आप लैपटॉप तो लेके तो नहीं जाओगे या अपने फाइल को अपने व्हाट्सएप पे भेज दोगे। उसके ऐसा तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब कोड होता है तो बड़े-बड़े लेवल का होता है, तो वो भेजना नामुमकिन होता है, ठीक है? तो उसके लिए आपको गिटहब सीखना पड़ेगा। पूरा कोड गिटहब पे आ जाएगा और गिटहब से कोई भी एक्सेस कर सकता है। अब गिटहब के अंदर में पब्लिक प्राइवेट दोनों होता है। पब्लिक करोगे तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट करोगे तो सिर्फ आप ही देखोगे और कोई नहीं देखेगा, ठीक है? पूरा साँस फूल रहा है भाई, आदत नहीं है, ठीक है? ये हो गया आपका फंडामेंटल जो कि सीखना ही सीखना है। उसके बाद आते हैं रिएक्ट जेएस। अब रिएक्ट जेएस क्या है? ये जावास्क्रिप्ट का बहुत लोग लाइब्रेरी भी बोलते हैं या फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। आप लोग देख लीजिएगा लाइब्रेरी फ्रेमवर्क ऐसे तो मेनली ये कर लेते हैं जेएस जेएस फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर अगर जेएस फ्रेमवर्क देखें तो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क प्री बिल्ट टूल टू जैसे कि देखो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क इन 2026 तो रिएक्ट जेएस, ठीक है? तो इसको अगर लाइब्रेरी देखें LIB देखते हैं कि क्या आता है। हम भी कंफ्यूज रहते हैं कि फ्रेमवर्क या लाइब्रेरीज है। तो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी जैसे जैसे कि जेक्यूरी हो गया, रिएक्ट भी आ गया। तो भाई दोनों लिखने पे आ रहा है, आप कोई भी इससे कोई डाउट नहीं है। आप लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क दोनों अंतर होता है थोड़ा बहुत, ठीक है? तो अब देखो अब आपको सीखना है रिएक्ट जेएस। अब ये क्या है? अब देखो अब जितने भी ये फंडामेंटल सीखे हैं, जितने भी ये डिप्लॉयमेंट सीखे हैं, जितने भी ये ब्राउज़र का पार्ट सीखा है, जितने भी गिटहब सीखा है, ये सारा काम अब इसके अंदर होगा रिएक्ट जेएस के अंदर में, ठीक है? आपका फ्रंट एंड बस इतना ही तक नहीं है, आपका फ्रंट एंड आपको इस रिएक्ट तक है, ठीक है? अब आप में ये क्यों सीखोगे? देखो देखो अगर आप बिग लेवल के अगर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो आपको रिएक्ट सीखना ही पड़ेगा। अब मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, ये एचटीएमएल में नहीं है। अगर एचटीएमएल में होता तो शायद इस लेवल का नहीं बनता, ये इस लेवल का ये काम नहीं करता। ये बेसिकली एक ईयूआई लाइब्रेरी है। मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको बना बनाया हुआ कंपोनेंट यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है? आपको बस कॉपी करना है और ये कार्ड आपका कॉपी हो गया, आपको बस यूज करना है, ठीक है? बटन में आते हैं, इस बटन पे क्लिक करोगे तो ये आपका बटन कॉपी हो जाएगा और अपने पेज में, अपने रिजेक्ट पेज में इसको यूज कर सकते हो, ठीक है? तो इस टाइप का ये मैंने आपकी वेबसाइट बनाया हुआ है, ठीक है? उसके लिए आपको रिएक्ट सीखना पड़ेगा। ये भी सीखना 100% है, इसके बिना आप नहीं जा सकते। बहुत लोग क्या करते हैं कि जावास्क्रिप्ट को बेसिक से सीख लेते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है और रिएक्ट के ऊपर जंप कर जाते हैं। तो भाई वो चीज़ गलत है। आपको जावास्क्रिप्ट सीखना है अच्छे लेवल से, क्योंकि रिएक्ट बिहाइंड द सीन आपका जावास्क्रिप्ट ही है। आप रिएक्ट के अंदर में आप जावास्क्रिप्ट ही लिख रहे होते हो, ठीक है? जितने भी आपका डिजाइनिंग पार्ट हो गया, जितने भी लॉजिकल पार्ट हो गया,
सारा आपका रिएक्ट के अंदर में आएगा। एचटीएमएल रिएक्ट के अंदर में आएगा, सीएसएस इसी के अंदर आएगा, जेएस इसी के अंदर आएगा, टोटल इसी के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद डिप्लॉय करोगे तो इसी के अंदर डिप्लॉय करोगे, थोड़ा सा अलग सा आप उसका होता है बाकी डिप्लॉयमेंट का, बाकी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब रिएक्ट के अंदर में क्या क्या सीखोगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो रिएक्ट के अंदर में डिजाइनिंग के लिए आप एस सीख सकते हो, जो कि सीएसएस का एडवांस वर्जन है, ठीक है। ये आप सीख सकते हो। उसके बाद टेलविन सीएसएस सीख सकते हो, जो कि टेलविन सीएसएस आज के डेट में बहुत लोग यूज कर रहे हैं। अब देखो टेलविन सीएसएस में क्या होता है, ये थोड़ा सा इजी होता है, मतलब कि लिखना इजी होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको जहाँ पर आप क्लास बनाओगे वहीं पे आप सीएसएस को लिख सकते हो। बट इस सीएसएस में, अब सीएसएस में क्या होता है कि आपको अलग सा फोल्डर बनाना पड़ता है और वहाँ पर आपको सीएसएस में अरेंज करना, उसमें आप कर सकते हो। तो अगर बिग लेवल का प्रोजेक्ट बना रहे हो, जैसे कि बहुत सारे 50-60 कंपोनेंट हो गया, तो मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप लोग सीएसएस यूज कीजिएगा, क्योंकि टेलविन सीएसएस में क्या होता है कि आपका लॉजिक एक ही पेज में आएगा, कंपोनेंट में आएगा, आपका रिएक्ट एक ही, पूरा स्ट्रक्चर एक ही पेज में आएगा। सीएसएस आप वहीं पर भी टेलविन सीएसएस आप वहीं पे भी लिख रहे हो, तो पूरा मिसमैच हो जाता है, मतलब कि कुछ समझ में नहीं आता कौन सा कोड कहाँ पर है। तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, मैं या ज़्यादा यही यूज़ करता हूँ, ठीक है। बट 2 दिन से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो लाइब्रेरी मैंने बनाया हुआ है, ये टेलविन सीएसएस में बनाया हुआ है। तो मैं दोनों सीखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सीखना तो पूरा मतलब पूरा अनिवार्य है, आप लोग कुछ भी सीख सकते हो, तो दोनों सीखना ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं रिडक्स टूलकिट में। अब रिडक्स टूलकिट क्या है? ये बेसिकली आप सीखोगे स्टेट मैनेजमेंट के लिए। अब रिएक्ट में क्या होता है कि बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जस्ट लाइक इट, ये देख सकते हो। अब देख सकते हो कि ये पेज है, ये कंपोनेंट है, तो ठीक है। अब देखो यहाँ पर बॉटम है, कार्ड है, जैसे कि अ, यहाँ पर देख सकते हो कि बैनर है, डैशबोर्ड है, फीचर है, होम है। अब यहाँ पर आपको एक टास्क है। अब हम आपको मान लीजिए कि एक एग्जांपल देते हैं कि इस बैनर सेक्शन में जो डेटा है वो ट्रांसफ़र करना है डैशबोर्ड में, ठीक है? आप प्रूफ़्स के थ्रू तो आप कर सकते हो। अब ये क्या है प्रूफ़्स वगैरह, ये जब आप रिएक्ट सीखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट मैं आपको बताता हूँ कि रिडक्स टूलकिट सीखते हैं स्टेट को मैनेज करने के लिए, ठीक है? इससे क्या होगा कि एक कंपोनेंट से आप दूसरे कंपोनेंट में डेटा भेज सकते हो, ठीक है? अब मान लो कि आपके पास 1000 कंपोनेंट है। अब यहाँ पर 1 कंपोनेंट से आपको 55 कंपोनेंट में डेटा भेजना है। आपको आपको रिडक्स टूलकिट सीखना सीखना ही पड़ेगा, यूज़ करना ही पड़ेगा। इसके बिना मुझे नहीं लगता है कि ये काम आप ईज़िली कर सकते हो, जो कि एक कंपोनेंट से 50 कंपोनेंट में डेटा भेजना है। डायरेक्ट आपको 50 में भेजना है, बीच में आपको किसी में भी नहीं बनाना है। 1 कंपोनेंट से 50 कंपोनेंट में डेटा भेजना है, सीधे यहाँ से सीधे यहाँ तक, बीच में कोई लेना-देना नहीं है। तो ये बहुत बिग अमाउंट ऑफ कंपोनेंट होते हैं, बिग लेवल का प्रोजेक्ट होता है, उसमें आपको रिडक्स टूलकिट सीखना ही होता है। उसके बाद आते हैं थोड़ा बहुत स्केलेबिलिटी को फ़ोकस करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज़ आपको लिख कोड आपको करना पड़ेगा, वरना स्लो हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। अभी इन द सेंस इसका कहने का मतलब क्या है कि आप जो भी कोड लिखोगे उसको ऑर्गेनाइज़ वे में लिखो, ताकि 10 दिन के बाद वो भी कोड आपको समझ में आए कि मैंने क्या लिखा हुआ है। आप कोई भी फीचर बना रहे हो तो उसको थोड़ा अपने माइंड में ये सोच के बनाओ कि इसको थोड़ा-सा मुझे स्केलेबल बनाना है। जैसे कि आप सर्च बार बना रहे हो, सर्च बार बनाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको उसमें से एक तरीका सोचना है, एक वे सोचना है कि मुझे इस सर्च बार को मुझे स्केलेबल बनाना है, ताकि यूज़र कोई भी सर्च करे, आसानी से हो और मेरे वेब पेज में मेरे रिएक्ट में, मेरे प्रोजेक्ट में उसमें मतलब कि दबाव ना आए, ठीक है? वेब पेज स्लो ना आए। तो ये सब आपको फ़ोकस करना पड़ेगा। रिएक्ट के अंदर में। उसका है नेक्स्ट जेस, ये भी रिएक्ट का मतलब बड़ा भाई बोल सकते हो, ठीक है? ये भी रिएक्ट जेस का फ्रेमवर्क ही है। रिएक्ट में कुछ लिमिटेशन है, जो कुछ चीज़ ऐसी है जो कि मिसिंग है, वो नेक्स्ट जेस सोल्व करता है, ठीक है? अब क्या मिसिंग है, क्या सोल्व करता है, वो तो ट्यूटोरियल वीडियो में आपको समझ में आएगा, इसमें में आएगा नहीं, ठीक है? तो आपको रिएक्ट सीखने के बाद मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप थोड़ा बहुत नेक्स्ट जेस का भी नॉलेज ले लीजिएगा, ठीक है? ठीक है? तो ये है आपका फ्रंट एंड, यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है? इसके इसी के अंदर में आप फ्रंट एंड सीखने जाओगे, तो बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। मैंने बस इतना ही रखा है, क्योंकि इतना भी मैंडेटरी होता है लोग सीखने के लिए और अपने जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है?
क्योंकि आपका जर्नी स्टार्ट होगा रिएक्ट जे से, ठीक है? ये तो फंडामेंटली सीखना ही है, लेकिन मेन जर्नी आपको स्टार्ट होगा ये रिएक्ट से। यहीं से अपना बड़े-बड़े लेवल का प्रोजेक्ट बनाना शुरू करोगे, ठीक है? रिएक्ट से और नेक्स्ट जेएस से। इसको सीखने के बाद आप इसको थोड़ा बहुत 50% 60% सीख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आते हैं बैकएंड में, ठीक है? अब बैकएंड में क्या है कि बैकएंड में सीखने के लिए आपको सीखना पड़ेगा नोड जेएस। अब नोड जेएस क्या है? जावास्क्रिप्ट का इसको रन टाइम एनवायरनमेंट बोलते हैं, ठीक है? आप जितने भी देखो, अब जावास्क्रिप्ट में क्या है, जितने भी आपको कोड लिखोगे, जैसे सर्वर हो गया, आपका एपीआई हो गया, राउट हो गया, सर्वर होने के बाद उसके बाद डेटाबेस हो गया, वो सब आप इस नोड जेएस के अंदर में ही लिखते हो, कॉन्फ़िगरेशन करते हो, इंजेक्ट करते हो, ठीक है? तो आपको नोड जेएस आना 100% ज़रूरी है, इसके बिना भी आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर बैकएंड सीख रहे हो, तो पहला स्टेप ही आपका होता है नोड जेएस, उसके बाद ही आप आगे की ओर बढ़ते हो, ठीक है? बैकएंड में आपको नोड जेएस सीखना है, उसके बाद आपको एक्सप्रेस जेएस सीखना है एपीआई बनाने के लिए, ताकि एपीआई क्या होता है, आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए आपको एपीआई यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? उसके लिए आपको एपीआई एक्सप्रेस जेएस सीखना होता है, ठीक है? उसके बाद आते हैं डेटाबेस, जो कि होता है मोंगोडीबी, ठीक है? ये जो मोंगोडीबी है, ये एक डेटाबेस है, ठीक है? ये फ्रंट एंड के लिए मतलब स्पेशली मुझे लगता है कि बना हुआ है, मतलब कि ये सॉरी मॉन स्टैक के लिए, क्योंकि मॉन का मतलब ही होता है एम से मोंगोडीबी, ई से क्या होता है एक्सप्रेस जेस, एम ई आर से होता है रिएक्ट जेस, एम ई आर एन एन से होता है नोड जेस। ये बेसिकली क्या है, एक स्टैक है, मतलब कि पहले तो ये का आपका एक स्टैक बन गया, एक डिब्बा बन गया। इस डिब्बे में अब क्या है कि मल्टीपल सारे चीज़ें हैं, तो एक आपको स्टैक बन गया। अपने अपने कॉलेज में ये स्टैक क्या होता है, ये आपने सीखा होगा कि स्टैक ओवरफ्लो भी हो जाता है, तो बाहर आता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसे ये सब आपने सीखा होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं मॉर्न स्टैक, ठीक है? इसी क्या होता है स्टैक, और मॉर्न का मतलब क्या होता है, ये आपस में एक अलग-अलग टेक्नोलॉजी है, जिसको हम लोग पूरा मॉर्न बोलते हैं, ठीक है? मॉर्न बोलो या फुल स्टैक बोलो, बात बराबर है, कोई इसमें नो डाउट है, ठीक है? ये आपका बैकएंड हो गया, जिसमें नोड.जेएस, एक्सप्रेस.जेएस, मोंगोडीबी, ये आपको सीखना है। उसके बाद आते हैं डिप्लॉयमेंट के पार्ट पे, ठीक है? अब जब इतना चीज़ सीख गए हो और अपने प्रोजेक्ट बना लिए हो, तो उस प्रोजेक्ट को फ़ोल्डर में तो रखोगे नहीं। आप पूरा बैकएंड से प्रोजेक्ट बना लिए हो और फ़ोल्डर में रख रहे हो, अपने किसी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर रहे हो, लिंक्डइन पर नहीं डाल रहे हो, किसी को दिखा नहीं रहे हो, तो फिर इस प्रोजेक्ट का क्या मतलब है? कोई सेंस नहीं है इस प्रोजेक्ट का। उसके लिए आपको डिप्लॉयमेंट आपको आना चाहिए। अब इसको कैसे डिप्लॉय करते हैं, इस फ्रंट एंड को, इस बैक एंड को पूरे डिप्लॉय करने के बाद कैसे कनेक्ट करते हैं, ये तो आपको भाई सीखना पड़ेगा। अब डिप्लॉयमेंट में क्या है कि आप सीआई/सीडी को, पाइपलाइन को इंजेक्ट कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको रेंडर को यूज़ कर सकते हो। रेंडर क्या है? ये भी एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर आपको, जैसे कि मैं रेंडर और नेटलिफाई ये यूज़ करता हूँ। इससे क्या होता है, देखो, ये जो बैकएंड है, यहाँ पर अगर आएँ, देखो, ये जो बैकएंड है, ये जो नोड जेएस है, ये मैं रेंडर पे डिप्लॉय कर देता हूँ, ठीक है? और ये रिएक्ट जेएस है, ये मैं क्या करता हूँ कि नेटलिफाई पर डिप्लॉय कर देता हूँ, और आपस में दोनों का कनेक्ट कर देता हूँ। इससे क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन दोनों डिप्लॉय हो गया है। आप किसी को भी दिखा सकते हो, शेयर कर सकते हो। कोई भी यूज़र अगर आपसे लॉगिन करता है, तो लॉगिन का पूरा इन्फॉर्मेशन आपका डेटाबेस में आएगा, ठीक है? ये सब सारी चीज़ें आप जब सीखोगे, डिप्लॉय करोगे, तो ये सब चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद सीआई/सीडी पाइपलाइन क्या होता है कि इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। इसमें क्या होता है कि एक बेसिकली एक पाइपलाइन है। जैसे कि मान लो कि एक पाइपलाइन का मतलब क्या होता है कि आपस में बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हैं। मान लो कि एक का पाइप हो गया, ठीक है? जो कि नल का पाइप होता है ना, बहुत सारे 10-20 नल का पाइप होता है, सब आपस में कनेक्ट रहते हैं। जैसे ही आप नल को ओपन करते हो, तो जो पानी है, वो अपने आप ही हर एक जगह पर डिस्ट्रीब्यूट रहता है, और जहाँ-जहाँ पानी को गिरना है, वहाँ-वहाँ वो पानी गिरेगा, ऑटोमेटिक गिरेगा। यूज़र ने क्या किया है, बस उसको ओपन किया है और पानी अपने आप चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि एक पाइपलाइन बिछा हुआ है, मतलब कि यहाँ से उसको वहाँ जाना है, वहाँ से वहाँ जाना है, वो ऑटोमेटिक वो काम करेगा। तो वही सेम कॉन्सेप्ट आपको क्या करना होता है कि इस पूरे एप्लीकेशन को आपको यूज़ करना होता है। अब उसके लिए पाइपलाइन को क्या करना है, इंजेक्ट करने के लिए आपको गिटहब का नॉलेज आना चाहिए। कैसे उसमें गिटहब में इंजेक्ट करेंगे, उसके बाद नेटलिफाई जब आप यूज़ करेंगे, तो उसमें कैसे
उसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। अब इससे बेनिफिट क्या होता है कि आप कोई भी फ़ीचर बना रहे हो, वो फ़ीचर क्या होगा कि जे फ़ीचर बनाने के बाद क्या होता है कि मान लो कि कोई एप्लीकेशन आपका कोई इंसान यूज़ कर रहा है, ठीक है? अब क्या होगा कि वो तो यूज़ कर रहे हैं, अब जैसे ही आप नए फ़ीचर बनाते हो और उसे गिटहब पे पुश करते हो और बिल्ड करते हो, वो ऑटोमेटिक फ़ीचर अपने आप ही डिप्लॉय हो जाएगा और उस इंसान को मिल जाएगा। मतलब कि आपको वहाँ पर कुछ भी करना नहीं होता है। बस आपको शुरू में एक बार कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, पाइपलाइन को बिछाना होता है। उसके बाद क्या होता है कि बस आपको कमांड के थ्रू उसको बिल्ड करना है और गिटहब कोड को पुश करना है, ऑटोमेटिक वो चीज़ डिप्लॉय हो जाता है, बिना कुछ किए हुए। और आपने जो फीचर बनाया हुआ है, वो फीचर ऑटोमेटिक उस इंसान के मोबाइल में आ जाएगा, ठीक है? ये आपको चीज़ सीखना पड़ेगा CI/CD पाइपलाइन। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये डेवऑप्स में जब सीखोगे, एडवांस लेवल के चीज़ें सीखोगे। ठीक है? अब देखो यहाँ पर मैंने AWS भी रखा है, AWS भी आप सीख सकते हो डिप्लॉयमेंट के लिए। इसका नॉलेज मेरे पास ज़्यादा नहीं है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, बट इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं। आप जैसे कि AWS अमेज़न का है, उसमें भी आप डिप्लॉय कर सकते हो, बहुत सारे बेनिफिट यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है? सीखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको आएँगी। अब आते हैं थोड़ा-सा AI के बारे में समझते हैं। ठीक है, मैंने बोला था कि ये रोड मैप पूरा सब चीज़ कवर करता है, एवरीथिंग इज़ कवर इन वन वीडियो, इन वन रोड मैप। आई नो, ओके? ओके। तो यहाँ पर अब देखो एआई है। अब एआई को किस तरीके से सीख सकते हो ये समझो। देखो एआई को आप लोग 2 तरीके से सीख सकते हो। 2 वे होता है आपको सीखने का। सीखने का नहीं मतलब यूज़ करने का, ठीक है? क्योंकि सीखने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, ये ऐसा नहीं है। क्योंकि एआई को जब आप यूज़ करोगे तो 2 तरीके हैं। पहला, या तो आप किसी और का मॉडल एलएलएम बना बनाया हुआ यूज़ कर सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं एपीआई, ठीक है? अब जैसे कि ये चैट जीपीटी है, जैसे कि जेमिनी है, ठीक है? अब इसे जेमिनी में क्या है, ये जेमिनी है किसी गूगल ने बनाया है। अब गूगल क्या करता है कि इस जेमिनी को एपीआई को आपको प्रोवाइड करता है, जो कि आपको फ्री है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि चैट जीपीटी फ्री नहीं है, उसके लिए आपको पैसा पेड करना होता है, ठीक है? तो आपको क्या करना होता है कि आपको बस एपीआई को की आपको वहाँ पर क्रिएट करना होता है और उसके आपको क्या करना होता है कि प्रोजेक्ट में आपको ऐड करना होता है, ठीक है? दैट्स इट। इससे क्या होगा कि आप किसी और का मॉडल बना बनाया हुआ एलएलएम आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हो। अब यहाँ पर सिर्फ़ आप एपीआई ही नहीं यूज़ करोगे, इसको हम लोग बोलते हैं जेएनएआई, मतलब कि जनरेटिव एआई। जेएनएआई पूरी तरीके से यूट्यूब पर वीडियो होगा, आप लोग सीख सकते हो। उसमें पूरा बताया गया है कैसे एपीआई को क्रिएट करोगे, कैसे इंजेक्ट करोगे, कैसे इसमें रैग होता है, ट्रांसफ़ॉर्मर होता है एंड मेमोरी सिस्टम होता है। जैसे मेमोरी सिस्टम का कहने का मतलब है कि आप कोई भी चैट अगर एआई से कर रहे हो, तो आपका प्रीवियस चैट वो एआई रिमेंबर कर रहा है कि नहीं, उसके लिए आपको मेमोरी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इसमें सीखने को मिलेगा, जिसको हम लोग जेएनएआई भी बोलते हैं, ठीक है? इसमें सिर्फ़ आपको एपीआई को यूज़ करना नहीं आएगा, ठीक है? वो तो सिंपल सा चीज़ है भाई। गूगल पे जाके वहाँ से आपका एपीआई को क्रिएट करोगे, उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर लोगे। तो उतना ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? जैसे कि एक और मेन चीज़ है, जैसे कि रेट लिमिटेड है, ये सब आपको यूज़ करना पड़ेगा, बहुत मेन कॉन्सेप्ट ये होता है, ठीक है? ये तो पहला तरीका हो गया, ठीक है? दूसरा इसमें फ़ायदा ये है कि आपको मॉडल बनाना नहीं पड़ेगा, आपको क्या मशीन लर्निंग होता है, क्या डीप लर्निंग होता है, ये सब आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? बट अब आते हैं दूसरे तरीके में, अगर आप खुद का मॉडल बनाना चाहते हो, आप किसी और के एआई पर डिपेंड नहीं हो, आप नहीं चाहते हो कि हम किसी और का बना बनाया हुआ मॉडल यूज़ करें, तो आपको यहाँ पर अपना खुद का एक मॉडल बनाना पड़ेगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर एआई एमएल इंजीनियर। ठीक है? इसमें क्या होगा कि आपको सबसे पहले तो पाइथन सीखना पड़ेगा, उसके बाद नमपाई, पांडास, मशीन लर्निंग से आपका जर्नी स्टार्ट होगा। मशीन लर्निंग हो गया, मशीन को कैसे सिखाते हैं, लर्न कराते हैं, एनएलपी हो गया, डीप लर्निंग हो गया। इतना सीखने के बाद आप कैसे उसको एलएलएम में बनाओगे, ठीक है? रैग क्या हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलते हैं और ये थोड़ा हार्ड भी है। इन अगर कंपेयर करें इससे, क्यों? क्योंकि इसमें आपको बना बनाया हुआ मिल रहा है, आपको एलएलएम बनाने की ज़रूरत पड़ ही नहीं रही है। ये गूगल ने, चैटजीपीटी ने बना के दिया हुआ है, आप बस उसको यूज़ करना है।
दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। और उसमें थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट लगेंगे, वो सीखना है, बस हो जाएगा। लेकिन अगर खुद का मॉडल बनाना चाहते हो, इसमें बहुत सारे मेहनत लगते हैं, क्योंकि मैंने इसे एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैंने खुद का मॉडल एक मशीन लर्निंग में बनाया हुआ है भाई। बहुत सारे चीज़ें सीखनी होती है, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में होता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ये कोई ईज़ी चीज़ नहीं है, पूरा मैथमेटिकल चीज़ है। उस पे भी मेरा मैथ 0 है, शून्य है। समझ सकते हो। मशीन लर्निंग, एनएलपी मैंने सीखा, पाइथन सीखा। जब डीप लर्निंग गया तो मेरा हालत ख़राब होने लगा, तो मैंने उसको वहीं पर बंद कर दिया। ठीक है? वहाँ तक मैंने सीख लिया, बहुत है। फ्यूचर के लिए मैं रेडी हूँ। बाकी एपीआई ये सब यूज़ कर ही लेता हूँ। ये होता है एआई। 2 तरीके से आप कर सकते हो, या तो खुद किसी और का बना हुआ मॉडल यूज़ कर सकते हो, या तो खुद का अपना बना हुआ मॉडल आप बनाओगे और इसे यूज़ करोगे। इससे बेनिफिट ये है कि आप इसको मॉडल बना के एपीआई में बना दोगे, और आपका एपीआई कोई और इसको यूज़ करेगा और आप पैसा कमाओगे। ये भी फ़ायदा है। देखो, मेहनत है, लेकिन उसमें सोचो कितना ज़्यादा फ़ायदा भी है, पैसा भी कमा सकते हो। ठीक है? पैसा आप इससे भी कमा सकते हो। आप मॉडल बनाओगे, उसको उससे क्या होगा कि आप इसमें पैसा तब कमाओगे जब में क्या होता है कि आपके एपीआई में लिमिट होता है। फ्री एपीआई हमेशा वर्क नहीं करेगा, ये लिमिट होता है। आपको खरीदना पड़ेगा। आप खरीद के उसको आप कुछ नेक्स्ट लेवल का प्रोजेक्ट बनाइए और मार्केट में डालिए, लोग उससे यूज़ करेंगे, डेफ़िनेटली यूज़ करेंगे, नो डाउट है उससे। ठीक है? हाँ, उसके बाद आते हैं एडवांस बैकएंड के ऊपर। ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या है एडवांस बैकएंड में, वो चीज़ समझते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने नोड.जेएस को नहीं डाला हुआ है, क्योंकि नोड.जेएस आपको इसी में सीखना है। ठीक है? जब आप बड़ी-बड़ी कंपनियों में जाओगे तो वहाँ पर नोड.जेएस बहुत कम यूज़ होता है। ठीक है? प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के ऊपर वहाँ पर यूज़ होता है। ठीक, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि यूज़ नहीं होता है। प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नोड.जेएस यूज़ होता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। अब जैसे कि बहुत लोग बोल देंगे पीएचपी भी डेड हो गया है, बट मुझे लगता है किसी-किसी कंपनी में, स्टार्टअप में या कहीं पर भी पीएचपी यूज़ हो रहा होगा, डॉटनेट भी यूज़ हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गया, कुछ भी खत्म नहीं होता है भाई, सब चलता रहता है। ठीक है? अब देखो, अब एडवांस बैकएंड में क्या है कि आपको सीखना है सिस्टम डिज़ाइन। अब सिस्टम डिज़ाइन जब सीखोगे तो यहाँ से आपका जो माइंड है, ये जो बंद है, अब ये यहाँ से ओपन होगा। ठीक है? जब आप सिस्टम डिज़ाइन सीखते हो, ये मेरा फ़ेवरेट मतलब चीज़ है। ये कोई कोडिंग नहीं है, ये थिंकिंग एबिलिटी है। अब एक आपको हम एग्ज़ाम्पल देते हैं, ठीक है? मान लो कि आपने एक एप्लीकेशन बनाया है, ठीक है? वो एप्लीकेशन अच्छे से वर्क कर रहा है, आप यूज़ कर रहे हो। आपके गाँव में भी, आपके विलेज में भी, आपको छोटा-मोटा शहर में भी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। उसपे मान लो कि 100 यूज़र हैं, वो अच्छे से यूज़ कर रहे हैं और उसमें एप्लीकेशन का आपको स्लो नहीं हो रहा है। लेकिन मान लो कि उसके अंदर अचानक से आपका वो एप्लीकेशन फ़ेमस हो गया, ठीक है? और उसके अंदर मल्टीपल यूज़र आ गए, और मल्टीपल यूज़र इन द सेंस कहने का मतलब कि 1000, 2000, 3000, जैसे ही यूज़र बढ़ेंगे, वैसे-वैसे आपका एप्लीकेशन डाउन होता हुआ चला जाएगा। कुछ ही दिन के बाद आपका एप्लीकेशन डेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्वर उस इतना सारे यूज़र को वो मतलब कि वो हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं, उसके लिए आपको सिस्टम डिज़ाइन सीखना ही पड़ेगा। आपको कौन-सा अप्रोच उसको लगाओगे ताकि आपका एप्लीकेशन स्केलेबल रहे। मैंने यहाँ पर आपको ध्यान में बोला था, रिएक्ट जब आप सीखोगे तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत स्केलेबल पर फोकस करना पड़ेगा, वरना आपका एप्लीकेशन अच्छे से वर्क नहीं करेगा, पूरा तरीके से स्लो होगा, ऑप्टिमाइज नहीं रहेगा, तब प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है? यहाँ पर भी आपको स्केलेबल पर फोकस करना है, और सिस्टम डिज़ाइन जब पढ़ोगे तो ये पूरा स्केलेबिलिटी का ही पार्ट है, पूरा ऑप्टिमाइजेशन का ही पार्ट है। कब आप माइक्रो सर्विसेज यूज़ करोगे, कब आप मोनोलिथ यूज़ करोगे, क्या लोड बैलेंस होता है। आप सर्वर को जब कोई एक साथ बार-बार रिक्वेस्ट भेज रहा है तो आपका सर्वर यहाँ पर हैंडल नहीं कर पाता है। उस रिक्वेस्ट को कैसे आपका सर्वर किस तरीके से आपको उसको सोल्व करेगा, कैसे आप यूज़ करोगे, वो सब एक सिस्टम डिज़ाइन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं भाई, पढ़ोगे तो बहुत सारे मज़ा आएँगे, ठीक है? इसमें ये कोई कोडिंग पाथ नहीं है, ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ये थिंकिंग एबिलिटी है। इसको सीखोगे तो आपका दिमाग ओपन होगा कि अच्छा!
भरसक मेरा एप्लीकेशन क्यों स्लो हो गया था, ये चीज़ मैंने यूज़ ही नहीं किया था। ये सब चीज़ें सोचने को मिलेगा जब आप ये सीखोगे। इसीलिए मैंने इसको एडवांस में डाला हुआ है कि भाई एडवांस चीज़ है, मानो या मत मानो, ठीक है? उसके बाद आते हैं रेडिस। रेडिस क्यों सीखते हैं? कैशिंग के लिए, मतलब कि कैश क्या है? एक एक मेमोरी है, एक डेटाबेस है, ठीक है? इसमें क्या होता है, अब देखो जो मोंगोडीबी होता है वो आपका हार्ड डिस्क में, जितने भी डेटाबेस होते हैं वो सब आपका हार्ड डिस्क में स्टोर होता है डेटा। अब हार्ड डिस्क क्या होता है? वो स्लो होता है। तो जब जैसे ही आपका डेटा फेच होगा, आपके स्क्रीन पर यूआई पे शो होगा, तो वहाँ पर थोड़ा-सा एनिमेशन जो लोडिंग होता है, वो थोड़ा-सा वहाँ पर घूमता है। मतलब कि थोड़ा-सा वहाँ पर टाइमिंग के बाद वो आपका डेटा डिस्प्ले पे शो होगा। उसको कैसे फ़ास्ट किया जाए, वो आपको तो सिस्टम डिज़ाइन में पढ़ना ही होगा, वो तो आप पढ़ोगे। उसके लिए आप रेडिस भी यूज़ कर सकते हो। यूज़ कर सकते हो नहीं, आपको यही यूज़ करना है। मतलब कि भाई मैं क्या-क्या बोल रहा हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कि पॉपुलर है, लोग यूज़ करते हैं रेडिस। एक मेमोरी है, डेटाबेस है, जो कि फ़ास्ट मेमोरी है। फ़ास्ट डेटा को शो करता है, लोड करते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। फ्लिपकार्ट है, ओपन करते हो पूरा प्रोडक्ट तुरंत शो हो जाता है, बिना किसी देरी किए हुए। बहुत सारे सोचो, लाखों करोड़ों प्रोडक्ट हैं, सोचो कितना फ़ास्ट वो वर्क करता है। मतलब कि इतना तेज़ी से डेटा को लोड करते हैं, वो सब आपको सीखने को मिलेगा रेडिस, जो कि आप यूज़ करोगे सिस्टम डिज़ाइन। उसके बाद है गोलैंग। गोलैंग ये देखो, ये बहुत लोग रोड मैप में नहीं बता रहे हैं, बट इसी के लिए मैं ये पूरा रोड मैप बनाया हूँ, क्योंकि ये तो आपका बेसिक है, बेसिक नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ये तो आपको सीखना ही पड़ता है। मतलब कि जब फुल स्टैक सीखते हो, ये तो आपका रिक्वायरमेंट है, इसके बिना आप आगे नहीं जा सकते हो। बट मैंने स्पेशली बनाया है इस एडवांस बैकएंड के ऊपर, इसी के चलते ये पूरा मैं रोड मैप आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अब इसमें क्या है कि आपको गोलैंग सीखना है। गोलैंग क्या है? गूगल ने बनाया है। ये क्या है? लैंग्वेज है। क्यों सीखना है? क्योंकि नोड.जेएस फास्ट है। नोड.जेएस क्यों नहीं यूज़ करेंगे? क्योंकि नोड.जेएस किसी-किसी कंपनी में यूज़ नहीं होता है। अ, स्टार्टअप में स्टार्टअप वगैरह में नोड.जेएस आपका यूज़ होता है, वो नज़र आ जाएगा। छोटा-मोटा बिग कंपनी में भी नज़र आ जाए आता होगा, ठीक है? बट गोलैंग क्या है कि धीरे-धीरे कंपनी अब एडॉप्ट कर रही है, मतलब कि गोलैंग को धीरे-धीरे अपना रही है। जैसे गूगल हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, उबर हो गया, एंड मेनी डिफरेंट कंपनी, बिग कंपनी है जो कि गोलैंग को धीरे-धीरे अब अपने प्रोजेक्ट में, प्रोडक्ट में यूज़ कर रही है। तो गोलैंग सीखना आज की डेट में बहुत बढ़िया लैंग्वेज है भाई, इसको आप लोग स्किप मत कीजिएगा। उसके बाद है पोस्टग्रेस एसक्यूएल। ये क्या है? डेटाबेस है, डेटाबेस मोंगोडीबी भी है। तो क्यों सीखना है? वही सेम क्राइटेरिया है, क्योंकि मोंगोडीबी क्या है कि ये नॉन एसक्यूएल डेटाबेस है। कहीं-कहीं भी आपको यूज़ नहीं आएगा। आपने सुना होगा कि किसी भी कंपनी में आपने सुना होगा कि वो माई एसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं, या कॉलेज में भी आपको माई एसक्यूएल पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत पुरानी हैं, और हालाँकि मोंगोडीबी भी पुराना है, बट ये कंपनी में ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे पोस्टग्रेस हो गया, मोंगोडीबी यूज़ होता है, और आपको एसक्यूएल भी यूज़ होता है। तो ये आपको सीखना है, ठीक है? ये सब एडवांस में मैंने डाला हुआ है। उसके बाद है डॉकर। डॉकर क्या है? जब आप डेवऑप्स सीखोगे, तो ये आपको सीखने को मिलेगा। ये डॉकराइज़ेशन है, इसमें कंटेनर होता है, इमेज होता है, ये आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है? अब ये अब डॉकर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब इस वीडियो में बताएँगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आता है सॉकेट। सॉकेट.io सिंपल में समझाते हैं। अपने चैट एप्लीकेशन, सॉरी, आपका व्हाट्सएप होगा, किसी पे भी चैट करते हो, रियल टाइम में उस इंसान के पास मैसेज, वीडियो, इमेज, एवरीथिंग सेंड हो जाता है। तो अब क्या होता है, वो सब एक रियल टाइम में वर्क करता है। तो सॉकेट भी वही चीज़ है। अब सॉकेट से चैट एप्लीकेशन, वीडियो कॉल, रियल टाइम चीज़ें आप सॉकेट से बना सकते हो, ठीक है? तो ये एडवांस में भी रखा जा सकता है, और यहाँ पर भी आप रख सकते हो, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कौन-सा चीज़ कब यूज़ करना है, तो SOCK.io, ठीक है? यहाँ पर भी रख देता हूँ, ठीक है? ठीक है? ये है रोड मैप, ठीक है? उसके बाद है डेवऑप्स। जी, ये है
डेवऑप्स। अब मैंने शुरू में बताया था कि ये जो रोड मैप है अपने आप में ही एक नए-नए फ़ील्ड को ओपन करता है। जैसे कि फ्रंट एंड नया फ़ील्ड हो गया, बैक एंड इस फ़ील्ड में जा सकते हो। बैक एंड जो एडवांस बैक एंड जो कि गोलैंग है, आप इसमें भी जा सकते हो। आप सिस्टम सॉरी डेवऑप्स इसमें भी जा सकते हो। सिस्टम डिज़ाइन तो इसी का पार्ट है, ठीक है? डेवऑप्स में भी जा सकते हो। डेवऑप्स क्या है? एक डेवलपमेंट का ही मतलब कि इसको बोलते हैं कि डेवलपमेंट प्लस डिप्लॉयमेंट। अब देखो ये जो मैंने आपको डिप्लॉयमेंट बताया था, ये एक नॉर्मल डिप्लॉयमेंट है। मतलब कि अगर आप ये सीख जाते हो, समझ लो कि डेवऑप्स का आप लोग 40 से 50% आप सीख जाते हो। बट डेवऑप्स में क्या है कि आप नेटवर्किंग सीखते हो, फायरवॉल सीखते हो, ये डॉकर डीपली में सीखते हो, कुबरनेटिव सीखते हो, एडब्ल्यूएस जो कि मैंने यहाँ पर रखा हुआ है एडब्ल्यूएस, ये सब आप डीपली में डेवऑप्स में सीखते हो, स्क्रिप्टिंग सीखते हो। बहुत सारी चीज़ें भाई, डेवऑप्स एक अपने आप में ही बड़ा फील्ड है। आपने क्लाउड का नाम सुना होगा, ये सब उसी में आता है। तो ये सब आप सीख सकते हो, ये एक अपने आप में ही नेक्स्ट लेवल का फील्ड हो गया। ये है पूरा रोड मैप। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपको किस फील्ड में जाना है वो आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो या इतना ही है इस वीडियो में, और आप कमेंट कीजिएगा ये कैसा लगा, ये रोड मैप कैसा लगा ये वीडियो। ये मैं कोई एआई से जनरेट नहीं किया हुआ, मेरे खुद अपने माइंड से ये सोचा कि ये चीज़ होना चाहिए। क्योंकि यहाँ जैसे एक मार्केट में एक कंपनी में क्या चल रहा है, यही सब तो चल रहा है। आज की डेट में क्या चल रहा है? एआई चल रहा है, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, एडवांस बैक एंड है, सिस्टम डिज़ाइन है, डेवऑप्स है। इसके अलावा क्या चल रहा है? साइबर सिक्योरिटी है, तो सब वो सब अपने आप में अलग फील्ड हो गया, ठीक है? लेकिन बिहाइंड द सीन आप एक एप्लीकेशन में क्या देखते हो? यूआई देखते हो, बैकएंड देखते हो, डिप्लॉयमेंट देखते हो, एडवांस बैकएंड होता है, या सिस्टम डिज़ाइन होता है। कि अब सिस्टम डिज़ाइन क्यों होता है? क्योंकि एप्लीकेशन स्लो नहीं करना है, ऑप्टिमाइज़ेशन में बनाना है। ये सब चीज़ आप रेगुलर लाइफ में आप चीज़ें देखते हो, ठीक है? तो ये रोड मैप मेरे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है। आप कमेंट में बताइएगा कैसा है, और आप किस फील्ड में जा रहे हो, वो भी आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? या थैंक यू एंड गुड नाइट। यहाँ पर 1 बज गया है, एक साथ हो गया है। या थैंक यू एंड गुड नाइट।